हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू अवर यूट्यूब चैनल। आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल पे स्वागत है। तो आज इस सेशन में मैं लेकर आई हूँ आप सभी के लिए साइंस के सारे पीवाईक्यू एक ही वीडियो में आपको साइंस के सारे मोस्टली पीवाईक्यू जो प्रीवियस ईयर में क्वेश्चन आए हैं वो देखने को मिलेंगे। यह सेशन काफ़ी दिनों से चल रहा है, तो जो लोग चैनल पे नए हैं वो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, चैनल से जुड़ जाइएगा और अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक ज़रूर कीजिएगा। सेशन में आपका क्या है, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, ज़्यादा से ज़्यादा जरूरी क्वेश्चन और मोस्ट एक्सपेक्टेड क्वेश्चन, जो ऐसे क्वेश्चन जो एग्जाम में आने के चांसेस हैं, ये हमने इस बिहाफ पे रखा है कि ज़्यादातर क्वेश्चन कहाँ से आ रहे हैं, किस पोर्शन से आपके एग्जाम में ज़्यादातर क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं। तो हम सेशन में साथ के साथ डिस्कस करते हुए चलेंगे, मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक्स उनको भी करते हुए चलेंगे और मोस्ट इंपॉर्टेंट जो क्वेश्चंस हैं आपके उनको भी करते हुए चलेंगे। देखिए शुरू करते हैं। तो आपकी यह कक्षा है एनटीपीसी अंडर ग्रेजुएट 2025 साइंस की, सामान्य विज्ञान की। सिलेक्शन का शॉर्टकट, कम टाइम में ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चन कैसे अटेम्प्ट करें, कि कहाँ से ज़्यादा क्वेश्चन करें, कौन सा पोर्शन सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, वो सारी इंफॉर्मेशन आज इस सेशन में आपको देखने को मिलेगी। हमारा पहला प्रश्न है, जब कैल्शियम कार्बाइड को पानी में मिलाया जाता है तो कौन सी गैस उत्पन्न होती है। देख लेते हैं, पहले हम रिएक्शन करा लेते हैं। कैल्शियम कार्बाइड CaC2 मिक्स करते हैं 2H2O के साथ में, तो हमारे पास क्या रिलीज होता है, C2H2 प्लस में CaOH2। तो हमारे पास कौन सी गैस प्रोड्यूस हुई, एसिटाइलिन। तो ऑप्शन बी एसिटिलीन आपका क्या कहते हैं, सही जवाब है। एसिटिलीन गैस प्रोड्यूस होती है। भाई ये गैस किसकी, सबसे पहली बात तो हाईली फ्लेमेबल गैस होती है, यह सबसे ज़्यादा रिएक्टिव होती है, यूज़ की जाती है आपकी वेल्डिंग वगैरह में। और इसको बहुत ही केयरफुली हैंडल करना होता है क्योंकि इसका वोलेटाइल नेचर है, हाईली रिएक्टिव है यह। देखते हैं अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं हम। मृदा की जल तनाव मापने वाला यंत्र को क्या कहा जाता है। डिवाइस यूज टू मेजर सोइल वाटर टेंशन इज ए कोल्ड। भाई पानी के अंदर कितना, मिट्टी के अंदर कितना आपका जल प्रेजेंट है उसको मापने के लिए कौन सा यंत्र यूज किया जाता है। तो वही होता है सोइल वाटर टेंशन, यानी कि मिट्टी के अंदर नमी कितनी है, मिट्टी के अंदर नमी को मापने के लिए। तो नमी को मापने के लिए हमारा हाइग्रोमीटर, हाइग्रो एच से क्या होता है, हुमस होता है, हुमस नमी। तो नमी को मापने के लिए हाइग्रोमीटर का उपयोग किया जाता है। ओडोमीटर का उपयोग किस लिए किया जाता है, वाहन द्वारा किसी भी, भाई कार है, कोई भी साइकिल है, उसके द्वारा कितनी दूरी तय की गई है उसको मापता है आपका ओडोमीटर। वोल्ट मीटर किसको मापता है, विद्युत वोल्टेज को मापता है। फेदोमीटर आपका किसको मापता है, समुद्र की गहराई को। तो ये सारी चीज हम लिख लेंगे, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इस तरह के क्वेश्चन आपको देखने को एग्जाम में मिलते हैं। फेदोमीटर समुद्र की गहराई को मापता है, वोल्ट मीटर वोल्टेज को, ओडोमीटर आपका वाहन के द्वारा तय की गई दूरी को मापता है। देखिए यह जो आपको सेशन की पीडीएफ है टेलीग्राम चैनल पे मिल जाएगी और टेलीग्राम चैनल का लिंक जो आपको है वो कमेंट सेक्शन में मिल जाएगा। वहां से आप आराम से आसानी से टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन कर लीजिएगा, वहां पे आपको सभी सेशन की पीडीएफ मिल जाएगी। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। विच मेटल फ्लोट ऑन वाटर। मेटल कौन सा है जो वाटर के ऊपर फ्लोट करता है। भाई इनमें से सबसे हल्का कौन सा है, पोटाशियम है। यह बहुत ही हल्का मेटल होता है, ठीक है। और जो पानी की डेंसिटी होती है ना उसकी अधिक होती है पोटाशियम की डेंसिटी से। सबसे मेन बात क्या है, हल्का है, डेंसिटी कम है, घनत्व इसका कम होगा और इसीलिए यह पानी पे आपका तैरता है। इसमें यही पूछा था कौन सी धातु पानी पे तैरती है, तो पोटाशियम आपकी पानी पे तैरती है। कैल्शियम भारी है, डेंसिटी ज़्यादा है, डूब जाएगा भाई, ये भी डूब जाएगा। निकल भी भारी है, यह भी डूबती है। मैग्नीशियम ये हल्का होता है लेकिन पानी में डूबता है, तैरता नहीं है क्योंकि डेंसिटी की डिफरेंस की वजह से आपका।
डेंसिटी भी बहुत बड़ा रोल प्ले करती है। अगला प्रश्न है, कौन सी धातु उच्च तापमान पर भी ऑक्सीजन के साथ प्रतिक्रिया नहीं करती? भाई कौन सी ऐसी धातु है? हम गले में क्या पहनते हैं? सोना है ना। गोल्ड ऐसा है जो कभी रिएक्ट नहीं करता किसी भी हाई टेम्परेचर के ऊपर, किसी भी चीज की कंडीशन है, सबसे कम रिएक्टिव होता है आपका। तो ऑप्शन बी हमारा सही जवाब होगा, गोल्ड। सोना एक अक्रिय धातु है भाई। कोई क्रिया नहीं करती, नोबल मेटल है यह। इसको हम नोबल मेटल भी कहते हैं। अगर क्वेश्चन ऐसे आए कि नोबल मेटल क्या है तो आप आसानी से यहाँ से बता सकते हैं। और इसीलिए भाई इसको जेवरों वगैरह में यूज किया जाता है, क्योंकि इसके ऊपर ये कम रिएक्ट करेगी तो जंग लगने के चांसेस आपके कम रहते हैं। आयरन, आयरन पे तो आपका बहुत जल्दी जंग लगता है, बहुत जल्दी आपका ऑक्सीजन के साथ में रिएक्ट करता है। पोटाशियम भी बहुत तेजी से ऑक्सीजन के साथ में आपका रिएक्ट करता है। एल्यूमिनियम भी जल्दी प्रतिक्रिया करता है। तो इनमें से सबसे कम प्रतिक्रिया करने वाला आपका गोल्ड है। अगला प्रश्न है, अधिकांश पुष्पीय पौधों में कार्यशील और अपविकसित मेगास्पोर का अनुपात होता है। इन मोस्ट फ्लावरिंग प्लांट द रेशो ऑफ फंक्शनल टू डीजनरेट मेगास्पोरिस। देखिए हाँ, इसमें क्या होता है, एक मेगास्पोर मदर सेल होती है ना, वो डिवाइड होती है, डिवाइड होके 4 बना देती है आपके मेगास्पोर, 4 मेगास्पोर बनाएगी। ये क्या है आपकी मेगास्पोर मदर सेल। ये क्या है आपके मेगास्पोर। कितने मेगास्पोर बनेंगे? 4। अब 4 में से 3 तो क्या हो जाएंगे? डीजनरेट हो जाएंगे, 3 डीजनरेट हो जाएंगे। ठीक है, 3 तो डीजनरेट हो गया, एक क्या हो गया आपका फंक्शनल है जो कार्य करता है, और 3 आपके अपविकसित हो जाएंगे। तो रेशो क्या हो गया? 1:3 आपका। तो ऑप्शन बी हमारा सही जवाब है। एक जो होगा सेल मेगास्पोर फंक्शनल होगा, बाकी के जो 3 मेगास्पोर होते हैं वो डीजनरेट हो जाते हैं, नष्ट हो जाते हैं आपके। अगला प्रश्न है, सभी जटिल जीवों में के शरीर को निर्माण कितने प्रकार के ऊतकों से होता है? तो कितने प्रकार के, जो अपनी पूरी बॉडी है इसमें कितने प्रकार के आपके टिश्यू प्रेजेंट होते हैं? तो हमारे 4 तरह के टिश्यू प्रेजेंट होते हैं। कौन कौन से देखते हैं? एपिथीलियम, कनेक्टिव, मस्कुलर, नर्वस। तो यह 4 तरह के हमारी बॉडी के अंदर जितने भी जीव हैं सबके अंदर ये 4 तरह के हमारे क्या होते हैं? टिश्यू प्रेजेंट होते हैं। एपिथेलियल टिश्यू कहाँ पे होते हैं भाई? हमारे जो शरीर को ढकने का कार्य करते हैं, त्वचा के अंदर मोस्टली एपिथेलियल टिश्यू होते हैं जो किसी भी पार्ट को ढकने का कार्य करते हैं। तो हम उदाहरण के तौर पे लिख लेते हैं त्वचा के अंदर। कनेक्टिव टिश्यू भाई जो जोड़ने का कार्य करते हैं, जैसे हमारा क्या होता है, रक्त होता है और हड्डी होती हैं, वो क्या है? कनेक्टिव टिश्यू है। ये आपका मोस्ट इंपॉर्टेंट रहेगी यह स्लाइड आपकी, यहाँ से क्वेश्चन आने की संभावनाएं रहती हैं। इस तरह के क्वेश्चन एग्जाम में जरूर पूछे जाते हैं टिश्यू से लेके, चाहे वो एनिमल टिश्यू हो चाहे वो प्लांट टिश्यू हो, क्वेश्चन एक ना एक जरूर देखने को मिलेगा। 100% इसके चांसेस रहते हैं कि यहाँ से क्वेश्चन आए, क्योंकि यहाँ से आपके कॉम्प्लेक्स टू इजी क्वेश्चन बन सकते हैं आसानी से। मस्कुलर, हमारे जो मसल्स के अंदर होते हैं, जो हमारे गति में मदद करते हैं मूवमेंट में, वो मस्कुलर टिश्यू होते हैं। नर्वस टिश्यू जो सिग्नल भेजते हैं हमारी बॉडी के अंदर कि भाई हमें कोई चीज़ गर्म लग रही है, ठंडी लग रही है, किस तरह का हमारा रिएक्शन है, तो सिग्नल भेजने का कार्य हमारे नर्वस टिश्यू करते हैं। तो 4 तरह के टिश्यू हो गए, एपिथेलियम, कनेक्टिव, मस्कुलर और नर्वस टिश्यू हो गए हमारे। अगला प्रश्न है हमारा, निम्नलिखित में से कौन कोशिका का घटक नहीं है? इनमें से कोशिका का घटक कौन सा नहीं होता? विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए कॉम्पोनेंट ऑफ सेल? कॉम्पोनेंट नहीं है सेल का, तो इसने स्पेसिफाई नहीं किया है कि भाई एनिमल सेल है या प्लांट सेल है। तो हम एक जर्नल टर्म पे करेंगे ना, तो इसने ये बताया कि एनिमल सेल के बारे में बताओ, ना इसने ये बताया कि प्लांट के बारे में। तो जर्नली देखते हैं। न्यूक्लियस सभी के अंदर होता है, सही बात है। सेल वॉल भी होती है, सही बात है। साइटोप्लाज्म भी होता है हमारा, सही बात है बिल्कुल। क्लोरोप्लास्ट इन एनिमल सेल,
क्लोरोप्लास्ट एनिमल सेल के अंदर नहीं होता है। क्लोरोप्लास्ट हमारा किसके अंदर होता है? प्लांट्स के अंदर होता है। तो ऑप्शन डी हमारा सही जवाब होगा, क्योंकि इसने पूछा था नॉट ए कंपोनेंट ऑफ सेल। तो हमारा क्लोरोप्लास्ट जो है वो एनिमल्स के अंदर नहीं, प्लांट्स के अंदर होता है। अगला प्रश्न है, ज्यादातर चावल से होने वाली मरकरी प्रदूषण की वजह से कौन सा रोग होता है? मरकरी, भाई यह बीमारी जापान में सबसे पहले हुई थी और मीनामाटा रोग है। यह मीनामाटा रोग है एक न्यूरल डिसजनरेटिंग क्या है, डिजीज है, जिसके अंदर नर्वस सिस्टम आपका अच्छे से कार्य नहीं करता है, हाथ पैर अच्छे से कार्य नहीं करते हैं। ये हमारी क्या है, मीनामाटा रोग। यह है, देखो इसके अंदर क्या होता था, चावल की खेती की जाती थी, चावल की खेती में पानी दिया जाता है, उस पानी के अंदर अगर मरकरी ज्यादा हो गई ना, तो वो क्या हो गया, पानी मरकरी से प्रदूषित हो गया, मरकरी पोल्यूटेड है पानी। तो मरकरी प्रदूषित जो पानी होता है, जो जल होता है, उससे यह बीमारी आती थी चावल के अंदर। चावल की खेती में पानी डालते थे, अब वो चावल को जो भी मनुष्य खाता था उसको यह डिजीज होती थी, मीनामाटा डिजीज। यह बीमारी सबसे पहले जापान में देखी गई थी। भाई ब्लैक फुट डिजीज क्या होती है? यह किसके कारण होती है? अब इस तरह के क्वेश्चन देखने को मिल सकते हैं। तो आर्सेनिक के कारण होती है यह, मरकरी के कारण मीनामाटा। एम से मरकरी, एम से मीनामाटा याद कर लेंगे। डेली डिजीज, इसका भाई कोई एक मन मतलब इस तरह का नहीं है रोग की किसी पर्टिकुलर चीज की वजह से हो। इटाई इटाई डिजीज, यह कैडमियम की वजह से होती है, कैडमियम की कमी की वजह, अधिकता की वजह से होती है। तो देखिए मीनामाटा किसकी वजह से होती है? मरकरी की वजह से। ब्लैक फुट डिजीज होती है आर्सेनिक की वजह से। इटाई इटाई डिजीज होती है आपकी कैडमियम की वजह से। तो इन सबको अच्छे से लर्न कर लीजिएगा। जो लोग चैनल पे नए हैं, चैनल को सब्सक्राइब करिएगा, और वीडियो अगर पसंद आ रही है तो उसको लाइक कीजिएगा। और यह जो आपको पीडीएफ है यह मिल जाएगी टेलीग्राम ग्रुप पे, वहां से आप टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन कर सकते हैं, कमेंट सेक्शन से आपको यह पीडीएफ मिल जाएगी। अगला प्रश्न है, कौन सा यौगिक पर्ल ऐश के नाम से जाना जाता है? पर्ल ऐश के नाम से जाना जाता है पोटाशियम कार्बोनेट। पोटाशियम कार्बोनेट, ऑप्शन बी हमारा सही जवाब होगा। कैसा होता है ये? एक वाइट क्रिस्टल होता है, वाइट क्रिस्टल। काम क्या आता है? साबुन बनाने के, शीशा बनाने के काम में लिया जाता है। आपका भाई पोटाशियम क्लोराइड ये क्या है? ये एक नॉर्मल नमक है आपका, कॉमन सोल्ट नहीं है, लेकिन आपका एक आम नमक है यह है। भाई पोटाशियम ब्रोमाइड आपका यह दवाइयों में काम आता है। पोटाशियम नाइट्रेट बारूद बनाने में काम आता है आपका गन पाउडर के अंदर। तो इनके बारे में भी हम साथ के साथ कर लेंगे। गन पाउडर में आपका पोटाशियम नाइट्रेट काम आता है, पोटाशियम ब्रोमाइड आपका दवाइयों में काम आता है। अगले प्रश्न की ओर बढ़ेंगे। इन न्यूक्लियर रिएक्टर ग्रेफाइट इज यूज्ड एज, न्यूक्लियर रिएक्टर के अंदर आपका ग्रेफाइट इस्तेमाल किया जाता है। पूछा है प्रश्न में क्यों इस्तेमाल किया जाता है, किसके लिए रूप में? मॉडरेटर के रूप में काम इस्तेमाल किया जाता है। भाई मॉडरेटर का काम क्या है कि भाई जो भी न्यूक्लियर रिएक्टर के अंदर प्रोसेस हो रहा है उसको धीमा करना, उसको स्लो कर देना। तो मॉडरेटर है ये आपका ग्रेफाइट। यह क्या करता है? न्यूक्लियर रिएक्टर में जो क्रियाएं होती हैं उनको स्लो कर देता है। न्यूक्लियर रिएक्टर में कौन सी क्रियाएं होती हैं? न्यूक्लियर फ्यूजन। तो न्यूक्लियर फ्यूजन को स्लो कर देता है आपका मॉडरेट। अगला प्रश्न है आपका, ग्राम का नियम कहता है गैस के विस्तार डिफ्यूजन रेट उस चीज के व्युत्क्रमानुपाती होता है। किस चीज के भाई? तो हमारा सीधा सा हम इसके बारे में देख लेते हैं कि यह रूल क्या है, ये लोग क्या कहता है आपका। ये कहता है रेट ऑफ डिफ्यूजन इज इक्वल्स टू 1/√, मोलर मास। तो हमारा ऑप्शन सी सही जवाब है।
भाई ये नियम आपका क्या कहता है थ्योरेटिकली कि जितनी ज़्यादा गैस हल्की होगी उतनी ही ज़्यादा तेजी से वह फैलती है। तो इसने क्या, देखिए हम एक एक्सपेरिमेंट के द्वारा भी समझ सकते हैं। एक ट्यूब में हम लेंगे क्लोरीन, एक ट्यूब में हम ले लेंगे अमोनिया। तो अमोनिया भाई हल्की होती है तो जल्दी से ऊपर आ जाएगी, टेस्ट ट्यूब के अंदर फैल जाएगी। तो ग्राम लॉ आपका यही कहता है कि जो गैस जितनी ज़्यादा हल्की होगी वो उतनी ही तेजी से फैल जाती है। अगला प्रश्न है हमारा, हैबर प्रक्रिया में अमोनिया के निर्माण के लिए किस गैस का इस्तेमाल किया जाता है। तो सबसे पहली बात तो इसने बता दिया कि हैबर प्रोसेस के अंदर हम मैन्युफैक्चर करते हैं अमोनिया को, तो अमोनिया बनाते हैं। तो सबसे पहली बात है भाई नाइट्रोजन का इस्तेमाल किया जाता है, ऑप्शन बी हमारा सही जवाब है। नाइट्रोजन के साथ में आपका हाइड्रोजन H2 प्लस हमारा क्या बन जाएगा, अमोनिया बन जाता है NH3। नाइट्रोजन को हाइड्रोजन के साथ में मिक्स करते हैं तो हमारा अमोनिया बन जाता है। तो यह आपका क्या है, हर्बर प्रोसेस है। रिएक्शन देके भी अगर पूछा जाए तो आप इसको सही लगाइएगा, ऑप्शन बी हमारा सही जवाब होगा। अमोनिया का यूज कहाँ किया जाता है। अमोनिया का यूज फर्टिलाइजर के रूप में इस्तेमाल किया जाता है। अगला प्रश्न है, द्रव्यों की चिपचिपाहट विस्कोसिटी को मापने के लिए कौन सी इकाई प्रयोग में ली जाती है। तो विस्कोसिटी को मापने के लिए पोइस इकाई को प्रयोग में लिया जाता है, ऑप्शन सी हमारा सही उत्तर होगा। पास्कल क्या है भाई, प्रेशर को मापता है। न्यूटन फोर्स को मापता है। वोट आपकी पावर को मापता है। और पोइस आपका क्या मापता है, विस्कोसिटी को। इस तरह के क्वेश्चन आपके इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में एक ना एक देखने को जरूर मिलता है। अगला प्रश्न है, व्हाट इज अ ड्राई आइस। ड्राई आइस क्या होती है आपकी। ड्राई आइस क्या है भाई, सॉलिड कार्बन डाइऑक्साइड को हम ड्राई आइस बोलते हैं, ऑप्शन बी हमारा सही जवाब है। सब्लिमेशन से यह बनती है। इसके बारे में हमने प्रीवियस क्लास में बहुत अच्छे से डिस्कस किया है। जो लोग चैनल पे नए हैं, पीछे के लेक्चर्स को भी आप अच्छे से देख लीजिएगा, वहाँ पे बहुत सारे क्वेश्चन ऐसे कराए गए हैं जो आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से इम्पोर्टेंट है। भाई जो शादियों में है ना, जो दुल्हन की एंट्री होती है वो चलती जाती है तो वो धुआं धुआं सा निकलता है ना, वही होती है आपकी ड्राई आइस, वो धुआं धुआं जो निकलता है। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं, रक्त में थक्के बनने की प्रक्रिया को क्या कहा जाता है। ब्लड क्लोटिंग की प्रक्रिया। सबसे पहले ब्लड क्लोटिंग किसकी वजह से होता है, विटामिन के की वजह से। ठीक है, विटामिन के आपका हेल्प कराता है ब्लड क्लोटिंग के अंदर। कोएगुलेशन बोला जाता है, जैसे ही चोट लगती है थोड़ा बहुत रक्त बहता है, उसके बाद में रुक जाता है। क्यों, क्योंकि रक्त का क्या हो जाता है, कोएगुलेशन हो जाता है। तो ऑप्शन ए हमारा सही जवाब होगा। अगला प्रश्न है, रुधिर का पीला तरल भाग क्या है। वट इज द येलो फ्लूइड पार्ट ऑफ ब्लड कोल्ड। ब्लड के अंदर हमारा येलो येलो पार्ट होता है, फ्लूइड सा लिक्विड, उसको क्या बोलते हैं हम, प्लाज्मा बोलते हैं, ऑप्शन बी हमारा सही जवाब है। तो भाई प्लाज्मा क्या होता है, पीले रंग का होता है। इसके अंदर क्या होता है, पानी होता है, खनिज होते हैं, कुछ हार्मोन होते हैं, पोषक तत्व होते हैं। तो यह आपका बहुत ही इंपॉर्टेंट घटक है रक्त का। और कुछ टॉक्सिन्स भी प्रेजेंट होते हैं थोड़े बहुत आपके जो बॉडी के अंदर होते हैं। ठीक है, इसीलिए हमारे बॉडी के अंदर से कुछ भी हार्मोन का टेस्ट करना हो, किसी चीज़ की कमी है या कुछ चीज़ ज़्यादा है, उसका टेस्ट करने के लिए हमारा ब्लड निकाला जाता है। ब्लड में जो प्लाज्मा होता है उसके अंदर सारी चीज़ें प्रेजेंट होती है और वहीं से आपका मेजरमेंट की जाती है। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं, किस गैस को गैस ऑफ पैराडाइज बोला जाता है। गैस ऑफ पैराडाइज बोला जाता है आपका नाइट्रस ऑक्साइड को। क्यों, क्योंकि यह हल्की हल्की नींद और लाफिंग गैस के रूप में जानी जाती है, कि हल्की नींद महसूस कराती है और खुशी महसूस कराती है, इसीलिए इसको गैस ऑफ पैराडाइज बोला जाता है। ऑप्शन बी हमारा सही जवाब होगा। अगला प्रश्न है हमारा, क्विक सिल्वर इज अनदर नेम ऑफ विच मेटल। क्विक सिल्वर किस मेटल का एक अलग नाम है, दूसरा नाम है मरकरी का। क्यों, क्योंकि जब मरकरी लिक्विड होती है ना तो सिर्फ पिघले हुए सिल्वर की तरह दिखाई देती है, इसीलिए इसको क्विक सिल्वर बोला जाता है। मरकरी आपकी लिक्विड की फॉर्म में होती है, तो वह
थर्मामीटर आप देखेंगे तो उसके अंदर भी देख वो सिल्वर की जैसे ऐसा लगेगा जैसे चांदी पिघली हुई है, इसीलिए इसको क्विक सिल्वर बोलते हैं। अगला प्रश्न है हमारा, प्रकाश का परावर्तन किस सतह से अधिक होता है? तो सबसे ज्यादा होगा शाइनी सरफेस से। तो शाइनी दो में है आपका, व्हाइट और ब्लैक के अंदर। तो ब्लैक तो आपका ऑब्जॉर्व कर लेता है प्रकाश को, है ना, लेकिन सफेद आपका रिफ्लेक्ट करता है। तो ऑप्शन डी हमारा सही जवाब होगा, व्हाइट और शाइनी फेस पर से। और खुरदरा भाई सफेद तो यहाँ भी था, लेकिन जो खुरदरा चीज होती है वो ऑब्जॉर्व कर लेती है, उसके अंदर स्पेस होता है और वो ऑब्जॉर्व कर लेती है किसी भी चीज को, तो उसके अंदर नहीं होगा आपका। अगला प्रश्न है, पृथ्वी का कौन सा भाग चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न करने के लिए उत्तरदायी होता है? विच पार्ट ऑफ अर्थ इज रिस्पॉन्सिबल फॉर जनरेटिंग इट्स मैग्नेटिक फील्ड? तो आपकी मैग्नेटिक फील्ड जनरेट करने के लिए आउटर कोर इंपॉर्टेंट होती है। ऑप्शन बी हमारा सही जवाब होगा। पृथ्वी के भाई आउटर जो कोर होती है ना, उसके अंदर गर्म लिक्विड होता है लोहे के जैसा, ठीक है, और निकल होता है बाहर। जो ये आपकी आउटर कोर होती है, इसके अंदर लिक्विड, निकल और लोहा होता है, ठीक है। और ये जो आपकी आउटर कोर होती है घूमती रहती है भाई, इसी कारण हमारी पृथ्वी के अंदर चुंबकीय क्षेत्र बनता है, मैग्नेटिक फील्ड बनती है। आउटर कोर के अंदर क्या होता है? लिक्विड आयरन और निकल आपका। देखिए, मेंटल कौन सा है? यह है अंदर का, इनर पार्ट है, आंतरिक भाग होगा आपका, ठीक है। इनर कोर भी आपकी आंतरिक है, ठोस है, ये घूमता नहीं है और इसके कारण कोई भी मैग्नेटिक फील्ड नहीं प्रोड्यूस होगी। क्रस्ट जो होता है सबसे ऊपरी परत होती है पृथ्वी की, और इसका भाई सीधा कोई संबंध नहीं है क्रस्ट का भी कि सीधा यह है चुंबकीय क्षेत्र बना रही है, नहीं। बल्कि जो आपकी आउटर कोर होती है, इसके बाहर निकल होता है लिक्विड, और आपका आयरन होता है लिक्विड, और घूमते रहते हैं ये, इनके घूमने की वजह से मैग्नेटिक फील्ड आपकी प्रोड्यूस होती है। अगला प्रश्न है, नमक बनाने की क्रिया को क्या कहा जाता है? सबसे पहले नमक बनाते कैसे हैं? एसिड प्लस बेस की रिएक्शन कराते हैं। एसिड प्लस बेस की जब रिएक्शन कराते हैं तो सोल्ट बनता है आपका, नमक बनता है। तो इस प्रक्रिया को हम क्या कहते हैं? देख लीजिए, HCl आपका एसिड है, NaOH हमारा क्या है? बेस है। दोनों की रिएक्शन कराएंगे तो एक आपका H2O बाहर निकलेगा, एक आपका क्या निकलेगा? NaCl। NaCl आपका कॉमन सोल्ट है, तो यह नमक बनता है। और इस प्रोसेस को बोलते हैं न्यूट्रलाइजेशन, कि एसिड ना एसिड रहा ना बेस रहा, न्यूट्रल हो गया और सोल्ट बन गया, न्यूट्रलाइजेशन बोलेंगे हम इस प्रक्रिया को। ऑक्सीडेशन के अंदर क्या होता है? ऑक्सीजन जुड़ती है। रिडक्शन के अंदर आपका क्या कहते हैं? ऑक्सीजन बाहर चली जाती है। और डिस्प्लेसमेंट के अंदर की भाई किसी की जगह कोई ले ले, कोई इसकी जगह, मान लो ये HCl की जगह आपकी, HCl के अंदर क्लोरीन की जगह OH ने ले ली, NaOH के अंदर OH की जगह H ने ले ली, इस तरह से डिस्प्लेसमेंट होना। तो डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन अलग तरह की होती है आपकी। न्यूट्रलाइजेशन, ना तो एसिड रहा ना बेस, न्यूट्रल हो गया, सोल्ट बन गया आपका। अगला प्रश्न है, मनुष्य की रक्त वाहिनी तंत्र में कितने प्रकार की रक्त कोशिकाएं होती हैं? अपनी बॉडी के अंदर कितने प्रकार की रक्त कोशिकाएं हैं? 3 प्रकार की। ऑप्शन बी हमारा सही जवाब है। देखिए, जो लोग चैनल पे नए हैं, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। हम कम समय में ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चन कराने की कोशिश कर रहे हैं, ताकि आपका टाइम भी कम वेस्ट हो और आप ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चंस कर पाएं। तो हमारा यही मेन मोटिव है, और इम्पोर्टेंट जो चीज़ें हैं वो सारी कवर कराई जा रही हैं। तो 3 तरह की कौन सी होती हैं? RBC, WBC और आपकी प्लेटलेट्स। RBC रेड ब्लड सेल्स हैं आपकी, ऑक्सीजन लेकर आती हैं बॉडी के अंदर, ऑक्सीजन का ट्रांसपोर्ट कराती हैं, ये इंपॉर्टेंट है, ट्रांसपोर्ट ऑफ ऑक्सीजन। WBC वाइट ब्लड सेल है, इन्फेक्शन से फाइट करती हैं। आपको यह PDF टेलीग्राम ग्रुप पे मिल जाएगी। टेलीग्राम ग्रुप को आप कमेंट सेक्शन में लिंक के द्वारा ज्वाइन कर सकते हैं। प्लेटलेट्स भाई ये क्या करती हैं? ब्लड क्लोटिंग करती हैं। तीनों के बहुत इंपॉर्टेंट फंक्शन है, और कोई भी एग्जाम में इनमें से पूछा जा सकता है आपका, तो सबको अच्छे से लर्न कर लीजिएगा। अगला प्रश्न है, चुंबकीय क्षेत्र की इकाई क्या है? व्हाट इज द यूनिट ऑफ मैग्नेटिक फील्ड? तो मैग्नेटिक फील्ड को टेस्ला के अंदर मापा जाता है। ऑप्शन सी हमारा सही जवाब होगा। न्यूटन किसकी है? फोर्स की है। एम्पियर करंट की है आपकी। जूल किसकी है? एनर्जी की।
अगला प्रश्न है, दर्पण में बना बना प्रतिबिंब हमेशा उल्टा होता है, यह किस दर्पण के लिए सही है? ऐसा कौन सा मिरर जिसके अंदर इन इमेज हमेशा उल्टी बनती है? ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आपकी, यहाँ से क्वेश्चन एग्जाम में आपको जरूर देखने को बने मिलेगा। तो कनकेव मिरर, कनकेव मिरर के अंदर कैसा प्रतिबिंब बनता है भाई? उल्टा बनता है। प्लेन मिरर के अंदर कैसा बनेगा? सीधा बनेगा। कन्वेक्स मिरर के अंदर हमारा कैसा बनेगा? सीधा और छोटा, सीधा बनेगा वह छोटा बनेगा। तो हमारा अवतल दर्पण है जिसके अंदर उल्टा इमेज बनता है। ऑप्शन सी हमारा सही जवाब होगा। अगला प्रश्न है, व्हाट टाइप ऑफ वेव इज ए साउंड वेव? ध्वनि तरंग किस प्रकार की तरंग है? तो लॉन्गिट्यूडनल वेव होती हैं आपकी साउंड की वेव। ये भाई जो हमारी किसी भी एक, मान लो ये मीडियम है, कोई भी एयर है इसके अंदर, तो एयर के अंदर कोई कण है ना, एयर के अंदर जितने भी कण होंगे उनके अंदर कंपन पैदा होगा और उस कंपन की वजह से आपकी ध्वनि पैदा होती है। और ध्वनि की जो आपकी वेव है कौन सी होती है? लॉन्गिट्यूडनल होती हैं। अगला प्रश्न है, कौन सा एक रासायनिक परिवर्तन है? इनमें से रासायनिक परिवर्तन कौन सा है? आइस का पिघलना, यह भी नहीं है। इवेपोरेशन ऑफ वाटर, वाटर का इवेपोरेशन होना, भाई भाप बन के ऊपर जा रहा है, कोई दिक्कत नहीं है, पानी ही रहेगा, चाहे वो गैस की फॉर्म में हो चाहे वो लिक्विड में हो, है तो पानी ही। ये सॉलिड है, मेल्टिंग ऑफ आइस, भाई सॉलिड बर्फ थी, सॉलिड थी, उससे पानी बन गया लिक्विड, तो कोई दिक्कत नहीं है, पानी ही रहेगा। नमक का घुलना, नमक घुल जाएगा पानी के अंदर लेकिन है तो पानी ही ना, उसके अंदर कोई केमिकल चेंज नहीं हो रहा है। दूध का फटना, दूध फट जाएगा, दूध खट्टा हो जाएगा, उसके बाद दूध फट जाता है, फटने से क्या बन जाता है? या तो वह दही बन जाता है या पनीर बन जाता है, केमिकली चेंज हो जाता है, वह दूध दूध नहीं रहता। तो ऑप्शन बी हमारा सही जवाब होगा, केमिकल चेंज हो जाता है भाई। अगला प्रश्न है हमारा, HCl अम्ल किस प्रकार का अम्ल है? तो HCl अम्ल आपका खनिज अम्ल है, ठीक है, मिनरल एसिड है आपका। ऑप्शन सी हमारा सही जवाब होगा। इसको भाई हम लैब के अंदर तैयार करते हैं, निकालते हैं, इसको एक्सट्रैक्ट करते हैं। अगला प्रश्न है, एंटीबायोटिक्स किसके विरुद्ध कार्य करती हैं? एंटीबायोटिक आपकी बैक्टीरिया के विरुद्ध कार्य करती हैं, बैक्टीरिया के को मारने का कार्य करती हैं एंटीबायोटिक। वायरस के ऊपर एंटीबायोटिक का कोई काम नहीं होता है, कोई भी कार्य नहीं करेंगी। भाई प्रोटोजोया के लिए भी खास प्रकार की डिफरेंट टाइप की दवाइयाँ होती है, फंगी के लिए भी आपकी एंटी फंगल दी जाती हैं, बैक्टीरिया के लिए आपकी क्या होती हैं? एंटीबायोटिक्स होती हैं जो बैक्टीरिया को मारने का कार्य करती हैं। जैसे आपके गले में दर्द होता है, टॉन्सिल्स होते हैं, तो उसमें एक प्रकार की एंटीबायोटिक दी जाती है, अमोक्सिलिन, ठीक है। इसीलिए बैक्टीरिया को किल करती हैं आपकी एंटीबायोटिक। अगर फंगस का नाम आ जाए, फंगस को किल करने के लिए एंटी फंगल टैबलेट्स होती हैं। पेंसिलिन इज ऑब्टेन्ड फ्रॉम, पेंसिलिन कहाँ से मिलती है भाई? पेंसिलिन दुनिया की सबसे पहली क्या थी? फर्स्ट एंटीबायोटिक थी। सबसे पहली एंटीबायोटिक थी, किसने डिस्कवरी की थी? ये सारे पेंसिलिन से रिलेटेड तो आपके सब कुछ इंपॉर्टेंट है क्योंकि यहाँ से क्वेश्चन देखने को मिलते हैं आपके। एग्जेलेंडर फ्लेमिंग ने इसकी खोज की थी। किससे बनाई थी? कवक से, फंगस से इसको बनाया गया था। और भाई ये सर्दी जुकाम जैसे जो भी ये बीमारियां होती है ना, उन पे काम ली जाती थी ये पेंसिलिन। भाई एलगी से कोई दवाइयाँ बनती हैं, कुछ स्पेशल टाइप की दवाइयाँ बनती बनती हैं भाई। जीवाणु बैक्टीरिया के लिए पेंसिलिन बैक्टीरिया को भी मारती है भाई। जो ये पेंसिलिन एंटीबायोटिक बनाई थी ना, ये बैक्टीरिया को मारती है। एंटीबायोटिक है, बैक्टीरिया को तो किल करेगी, फर्स्ट एंटीबायोटिक थी, एग्जेलेंडर फ्लेमिंग ने बताया था इसके बारे में। वायरस पे कोई काम नहीं होता भाई, वायरस जिंदा बच जाएगा एंटीबायोटिक से।
है ना। वायरस पे ही काम होता तो कोरोना वायरस में इसी को ले लेते, लेकिन एंटीबायोटिक कोई भी कार्य नहीं करती है वायरस के ऊपर, याद रखना। वायरस पे एंटीबायोटिक कार्य नहीं करेंगी, एंटी फंगल फंगस पे कार्य करेंगी, एंटीबायोटिक बैक्टीरिया पे काम करेंगी। इसके नाम में भी बी आ रहा है, तो अच्छे से उसको याद कर लेना है। जल का कठोरता करने का कारण, जल का कठोर होने का कारण हार्डनेस ऑफ वाटर किसकी वजह से होती है। पानी, जब कई बार हम क्या करते हैं, हमने बाल धोते हैं तो बालों के अंदर चिपचिप होती है ना, वो हार्ड वाटर की वजह से होती है। तो उसके अंदर कैल्शियम और मैग्नीशियम ज्यादा हो जाने की वजह से पानी क्या हो जाता है, हार्ड हो जाता है। तो ऑप्शन बी हमारा सही जवाब है। अगला प्रश्न है, द्रव्यमान और वेग के गुणनफल को क्या कहते हैं। व्हाट इज अ प्रोडक्ट ऑफ मास एंड वेलोसिटी। मास और वेलोसिटी के प्रोडक्ट के बारे में, तो m इंटू वी। तो हमारा m इंटू वी क्या होता है, p, मोमेंटम। ऑप्शन बी ए हमारा सही जवाब होगा। भाई ये क्या बताता है, कोई भी वस्तु है उसकी गति की ताकत के बारे में बताता है भाई, कि भाई एक। अगला प्रश्न है हमारा, देखिए इसके ऑप्शन भी देख लेते हैं हम उनके बारे में भी। फोर्स आपका क्या होता है, मास इंटू एक्सेलरेशन, फोर्स आपका होता है। त्वरण आपका क्या होता है, वेलोसिटी के अंदर चेंज। कार्य आपका फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट। तो इस तरह के क्वेश्चन देखने को मिलेंगे, तो हम सभी के बारे में डिस्कस करते हुए चलेंगे। अगला प्रश्न है, चुंबकीय क्षेत्र की इकाई क्या है। व्हाट इज द यूनिट ऑफ मैग्नेटिक फील्ड। तो मैग्नेटिक फील्ड की यूनिट आपकी टेस्ला है। अगला प्रश्न है, ओजोन परत मुख्य रूप से वायुमंडल के किस स्तर पे पाई जाती है। तो ओजोन परत कहाँ पे पाई जाती है, स्ट्रेटोस्फेयर के अंदर मिलती है आपकी ओजोन परत। ट्रोपोस्फेयर के अंदर हम रहते हैं जहां पे, आइनोस्फेयर के अंदर रेडियो सिग्नल होते हैं, जिसके अंदर हम रहते हैं वो ट्रोपोस्फेयर होती है। रेडियो सिग्नल किसके अंदर होते हैं, आइनोस्फेयर के अंदर। थर्मोस्फेयर क्या है, ऊपरी परत है, और अंतरिक्ष के पास वाली, जो अंतरिक्ष के पास है, करीब है, वह क्या है आपकी, थर्मोस्फेयर। अगला प्रश्न है, निम्न में से कौन सी प्रक्रिया प्रकाश संश्लेषण में नहीं होती। भाई जब हम फोटोसिंथेसिस करते हैं तो ऑक्सीजन रिलीज होती है ना। प्लांट क्या करते हैं, ऑक्सीजन छोड़ते हैं और हम उससे सांस लेते हैं। कार्बन डाइऑक्साइड को यूज करते हैं प्लांट खाना बनाने के लिए, यह भी होता है। और किसके रूप में खाना बनाते हैं प्लांट, आपकी ग्लूकोज के रूप में, यह भी होता है। नाइट्रोजन का कोई रोल है नहीं भाई, कहीं भी सुनने को नहीं मिला है। तो सीधा सा प्रश्न है नाइट्रोजन, ऑप्शन डी हमारा सही जवाब है। थर्मोमीटर का आविष्कार किसने किया था। थर्मोमीटर का आविष्कार, थर्मोमीटर टेम्परेचर को मापने के लिए यूज किया जाता है। गैलीलियो गैलीली ने आपका इसका डिस्कवरी की थी। विच बॉन्ड जोइन द टू स्टैंड ऑफ डीएनए। डीएनए के दो स्टैंड को जोड़ने, भाई डीएनए क्या है, डबल हेलिक्स मॉडल है, ठीक है। डबल हेलिक्स होता है, वोस्टन एंड क्रिक ने इसके बारे में बताया था कि डीएनए है वो डबल हेलिक्स है। और डीएनए के दो हेलिक्स होते हैं, उनके बीच में क्या होते हैं, बॉन्ड प्रेजेंट होते हैं, ठीक है। बॉन्ड किसके बीच में, नाइट्रोजिनस बेस होते हैं डीएनए में। डीएनए के अंदर नाइट्रोजनस बेस होते हैं, कौन कौन से, एडेनिन, थाइमिन, साइटोसिन और ग्वानिन, ठीक है। और ये ए और टी जुड़े हुए होते हैं एक बॉन्ड के द्वारा, सी और जी जुड़े हुए होते हैं बॉन्ड के द्वारा। इनके अंदर तीन बॉन्ड होते हैं, इसमें दो बॉन्ड होते हैं। तो यह कौन से बॉन्ड होते हैं ये पूछा है, तो हाइड्रोजन बॉन्ड होते हैं। ऑप्शन बी हमारा सही जवाब है। कौन कौन से बेस होते हैं ये भी याद कर लीजिएगा, एडेनिन, थाइमिन, साइटोसिन, ग्वानिन। और एडेनिन और थाइमिन में डबल बॉन्ड है आपका, साइटोसिन और ग्वानिन के अंदर ट्रिपल बॉन्ड प्रेजेंट होता है। और बॉन्ड का नेचर क्या होता है, हाइड्रोजन बॉन्ड, हाइड्रोजन बॉन्ड के द्वारा यह जुड़े हुए होते हैं। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं, किस वस्तु के ये स्थायी चुंबक बनने के लिए उसमें किस प्रकार की सामग्री होनी चाहिए। उसके अंदर फेरोमैग्नेटिक मटेरियल होना चाहिए भाई, ऑप्शन ए सही जवाब है। भाई फेरोमैग्नेटिक मटेरियल क्या होता है भाई, जैसे लोहा हो गया, निकल हो गया, कोबाल्ट हो गया, क्योंकि इसके अंदर चुंबक जैसे गुण होते हैं। तो अगर फेरोमैग्नेटिक मटेरियल है तो वह इजीली क्या बन सकता है, परमानेंट मैग्नेट बन सकता है।
अब पैरामैग्नेटिक मटेरियल होते हैं ये भी बन सकते हैं, लेकिन परमानेंट नहीं बनते, कमजोर बनते हैं। डायमैग्नेटिक होते हैं, ये भाई चुंबकीय क्षेत्र को अपने से दूर ही धकेल देते हैं, दूर धक्का देते हैं, तो यह भी नहीं बन सकते। जो ग्लास होता है वो तो बिल्कुल भी आपका नहीं बन सकता है। अगला प्रश्न है, जब कोई वस्तु ध्वनि की गति से भी तेज चलती है तो क्या होता है? ध्वनि की भी गति से तेज चलेगी तो क्या हो जाएगा? अभी सोनिक बॉम्ब प्रोड्यूस हो जाएगा। ऑप्शन डी हमारा सही जवाब है। इतना ज्यादा साउंड है, बॉम्ब ही बन जाएगा, है ना। विच गैस इज रिस्पॉन्सिबल फॉर द पंजेंट स्मेल इन यूरिन? यूरिन के अंदर जो स्मेल आती है उसके लिए कौन सी गैस वो होती है रिस्पॉन्सिबल? तो रिस्पॉन्सिबल होती है अमोनिया। अमोनिया एक गैस होती है जो यूरिन से बाहर निकलती है, और ये वेस्ट मटेरियल के रूप में हमारी बॉडी से बाहर निकलती है। हमारा अगला प्रश्न है, व्हाट हैपन टू द वेट ऑफ एन ऑब्जेक्ट इन ए लिफ्ट गोइंग डाउनवर्ड? जब कोई लिफ्ट नीचे जाती है तो वेट क्या होता है? डिक्रीज होता है। क्यों? क्योंकि जो आपका ग्रेविटेशन है वो कम लगने लगता है, उसकी वजह से कोई भी वस्तु है वह अपना भार क्या करती है? कम महसूस करती है। अगला प्रश्न है हमारा, विच केमिकल इज रिस्पॉन्सिबल फॉर द स्पाइसी टेस्ट ऑफ चिल्ली? जो चिल्ली का, मिर्च का जो तीखापन होता है वो किसकी वजह से होता है? कैप्सिसिन की वजह से होता है। ऑप्शन बी हमारा सही जवाब होगा। यह भाई ऐसा एक केमिकल होता है जो जलन पैदा करता है, तीखापन पैदा करता है। सो आज के लिए इतना ही। मिलते हैं नए सेशन में नए क्वेश्चंस के साथ। जब तक के लिए आप जो भी चैनल पे नए हैं, प्रीवियस जो लेक्चर्स हैं, सेशन हैं, उनको अच्छे से देख लीजिएगा। वहाँ से आप मोस्टली चीज़ों को कवर कर लीजिएगा। और वीडियो अगर पसंद आई है तो लाइक ज़रूर कीजिएगा, लाइक करके अपनी प्रेजेंस को शो कीजिएगा, और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा ताकि आपको सभी वीडियो मिलती रहें। अब तक हम सारे मोस्ट इम्पोर्टेंट टॉपिक, प्रीवियस ईयर, सब कुछ करते हुए चल रहे हैं, और एग्ज़ाम तक भी इसी तरह से हम करते हुए चलेंगे। और आपको एनालिसिस भी देखने को मिलेगा चैनल पे, तो आप चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिएगा। थैंक यू सो मच। मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में, नई क्लास में, नए क्वेश्चंस के साथ। ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चन कराए जाएंगे कम समय के अंदर, तो चैनल को जल्दी से जल्दी आप सब्सक्राइब कर लीजिएगा। देखिए, इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस थोड़ा सा डिस्कस कर लेते हैं। देखिए, कुछ इस फॉर्मूले के, इस तरह के जो फॉर्मूले बेस्ड क्वेश्चन होते हैं ये एग्जाम में ज़रूर देखने को मिलते हैं। और आपके लेंसेज से, लाइट से, बार बार बता रही हूँ, लाइट जो आपका चैप्टर है उससे आने के चांसेस बहुत ज़्यादा हैं। आपके जो लेंसेज वाला चैप्टर है इससे आने के बहुत चांसेस होते हैं। और जो केमिकल फॉर्मूला है वहाँ से पूछ लिए जाते हैं। केमिकल फॉर्मूला, केमिकल नेम जो है आपके केमिस्ट्री के अंदर, वहाँ से क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। बायो के अंदर आपका कोई ऐसा स्पेसिफिक पोर्शन नहीं है, लेकिन टिश्यू है, आपका टिश्यू है, सेल है, कुछ डिस्कवरी है, वहाँ से क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। एसआई यूनिट्स के बारे में क्वेश्चन पूछे जाते हैं कि कोई एसआई यूनिट बताओ, इसकी एसआई यूनिट क्या है। इस तरह के क्वेश्चन आपको देखने को मिलते हैं। और आपके इस तरह के क्वेश्चन भी आपको देखने के मिलेंगे कि जैसे आपके कुछ हल्के फुल्के न्यूमेरिकल, ज़्यादा ऐसे टाइम वेस्टिंग वाले न्यूमेरिकल साइंस में आपको देखने को नहीं मिलेंगे एग्ज़ाम में। डायमेंशन वगैरह निकालना, इस तरह के आपको देखने को मिलेंगे। तो आपको क्या करना है, करना क्या है देखते हैं। ये जो कुछ टॉपिक हैं इनको जरूर आप कर लीजिएगा। लाइट वाला चैप्टर, टिश्यू, केमिकल फॉर्मूला, जो केमिस्ट्री के अंदर है आपके, जैसे बेकिंग सोडा, आपका वॉशिंग सोडा, इस तरह के जितने भी उस चैप्टर के अंदर जो वो इम्पोर्टेंट टेबल है उसको अच्छे से कर लीजिएगा। बायो के अंदर विटामिन्स वाली जो टेबल है वहाँ से क्वेश्चन आपको जरूर देखने के मिलेंगे। पूछ सकते हैं कि डेफिशिएंसी से क्या रोग होता है, ज़्यादा होने से क्या होता है, कौन सा विटामिन से कौन सी डिजीज होती है। तो सभी डिजीज के बारे में जरूर पढ़ लीजिएगा। विटामिन का केमिकल नेम पूछ सकते हैं, सॉरी कॉमन नेम पूछ सकते हैं कि भाई इस विटामिन को क्या क्या बोलते हैं। इस तरह के आपको देखने को क्वेश्चन जरूर मिल सकते हैं।
आपके न्यूमेरिकल कुछ ज़्यादा नहीं आएंगे फिजिक्स से, नॉर्मल नॉर्मल न्यूमेरिकल्स हैं आपके। फिजिक्स में फॉर्मूला बेस्ड क्वेश्चन भी आपको देखने को मिल सकते हैं। टिश्यू में आपके क्या कहते हैं, एनिमल टिश्यू, प्लांट टिश्यू दोनों इम्पोर्टेंट हैं। केमिस्ट्री के अंदर तो आपके फॉर्मूला बेस्ड ही ज़्यादा से ज़्यादा पूछे जाते हैं। केमिकल रिएक्शंस के बारे में पूछ लिया जाएगा। किसी भाई एटॉमिक मास, एटॉमिक नंबर के बारे में आपके देखने को क्वेश्चन मिल सकते हैं। और आपका लेंसेज जो हैं वहाँ से क्वेश्चन देखने को जरूर मिल रहे हैं। प्रीवियस ईयर जितना भी है ये तो आपका इतना पोर्शन तो आप जरूर से जरूर एग्जाम में करके जाइएगा। तो यह मोस्ट इम्पोर्टेंट टॉपिक्स हैं आपके, इनको सबको जरूर कर लीजिएगा। आपके मोस्टली नंबर जो होंगे वो पक्के हो जाएंगे ये करने से। और इनको करने का सबसे आसान तरीका और सबसे शॉर्टकट मेथड है कि आप क्वेश्चन ज़्यादा से ज़्यादा करिएगा। क्वेश्चन ज़्यादा से ज़्यादा करने के लिए हमारे चैनल को प्लीज़ आप सब्सक्राइब कर लीजिएगा। थैंक यू सो मच। मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में नए टॉपिक्स के साथ, नए क्वेश्चंस के साथ। तब तक के लिए थैंक यू।